नमस्कार। इस वक्त लवलिन टुटेजा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। 2 दिन बाद प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर रोहतक आ रहे हैं और ये 9 सवाल हैं जो ये मुख्यमंत्री से पूछने वाले हैं। तो 9 सवाल है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। 9 सवाल क्यों पैदा हुए, क्या कारण था, क्या पक्ष है इनका, और बात कर लेते हैं इनका जो सवाल था। वो आपने कहा कि 9 वर्ष में हरियाणा में 65 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध करवा पाए मुख्यमंत्री। 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है, 1.5 साल से पंजाब में, क्या आप लोगों ने 65 लाख रोजगार दिए? बात 65 लाख की नहीं, आपने सवाल 65 लाख का किया है। हरियाणा के अंदर जो वर्तमान स्थिति है कि कितनी तादाद में नौजवान यहाँ बेरोजगार हैं, परंतु इस प्रदेश के मुखिया को, इस प्रदेश की सरकार को तनिक भी चिंता नहीं है कि इतनी भारी तादाद में हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है। बेरोजगारी के कारण वो नशों की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी के कारण वो सूनेपन, अकेलेपन की समस्याओं को झेल रहा है। बल्कि ये चिंता है कि तरह तरह के इवेंट कैसे करें। आज 9 वर्षों बाद हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री जब ये बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं कर पाए, तो अंतिम वर्ष जब चुनावी वर्ष शुरू हुआ तो उन्होंने अब बेरोजगार भत्ता, पेंशन लागू करने की स्कीम ला दी। ये केवल एक चुनावी टोटका। तो आप पंजाब की बात कर रहे थे, आप दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली के अंदर हमने लगभग 8 वर्षों के अंदर, अभी 7 पॉइंट कुछ वर्ष हुए हमें, हमने 14 लाख सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध कराए। 1 वर्ष की पंजाब सरकार के अंदर 29,000 पक्की भर्तियां, 31,000 अर्ध सरकारी भर्तियां हमने प्रदेश के नौजवानों को पंजाब के अंदर दी। अगर आप डिफरेंस करेंगे, आज तक कहते तो रहे कि प्राइवेट संस्थानों में हम जॉब देंगे, डिप्टी सीएम भी कहते रहे कि 75% की हम आरक्षण लाएंगे, बल्कि उस स्कीम के कारण कई रोजगार, बड़े बड़े रोजगार यहाँ से संस्थान छोड़कर चले गए। तो आज जो हरियाणा की स्थिति हो चुकी है, पूरे देश के अंदर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। इसीलिए हमने हरियाणा के बेरोजगार नौजवान की तरफ से यह प्रश्न मुख्यमंत्री जी से किया है कि आप 9 वर्ष में जो हरियाणा की जनता ने आपको 2 टर्म मुख्यमंत्री चुना, आपने इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवान के बारे में क्यों नहीं सोचा? टुटेजा साहब, सवाल दोनों तरफ से दागे जाएंगे। और अगला सवाल खड़ा है कि हरियाणा आज देश में महिला अपराध के चरम पर है और मुख्यमंत्री जी जो है बहन बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए? तो यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार की मुहिम है वो इतनी कड़ाई से लागू हो रही है, प्रमुखता से लागू है। देखिए, कौन सी प्रमुखता आप देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री ने हरियाणा में आके शुरुआत करी थी। मैं वही कह रहा हूँ, केवल और केवल इवेंट करके एक नारे को बनाया गया। आए दिन, चाहे वो फरीदाबाद की घटना, चाहे पंचकुला में जो अपना वो थी जूनियर कोच के साथ मंत्री ने जिस तरह का शोषण किया, पूरे हरियाणा की जनता ने देखा। आज किस प्रकार से प्रदेश की महिलाएं शोषित हो रही हैं, ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये देश की मोदी सरकार के आंकड़े हैं। हर हरियाणा की तीसरी महिला अपराध को झेल रही है, चाहे वो छेड़खानी का, चाहे महिला शोषण के। ये आंकड़े देश की मोदी सरकार यहाँ रोकूंगा। आपने जूनियर महिला कोच का जिक्र किया। आज जूनियर महिला कोच ये कह रही है कि जो लोग मेरा समर्थन तो करके गए थे, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं रहेगा, अकेली पड़ गई। आपकी पार्टी ने समर्थन किया, छाती ठोके का आरोप, आज वो अकेली लड़ रही है, आप लोग साथ नहीं दे रहे। समर्थन से काम चल जाएगा क्या? आपने उंगली उठा दी, लेकिन समर्थन से काम तो नहीं चला। वो अकेली लड़ रही है, वो कह रही है कि वो लोग आए मेरे साथ समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हमने जब भी जरूरत पड़ी उनके साथ पूरा हरियाणा खड़ा हुआ, और हरियाणा का हर आदमी उस बहन के साथ आज भी खड़ा है। सरकार ने गलत किया, सरकार के मंत्री ने गलत किया, यह पूरा हरियाणा जानता है। जबकि सरकार ने FIR करने
करने के बाद भी संदीप सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि संदीप सिंह को 15 अगस्त में ध्वज लहराने के लिए भी इस सरकार ने भेजा। लगातार वो मंत्रिमंडल में उसको पूरी ताकत दी मुख्यमंत्री ने। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी अभी अभी आप चाहे महिला पहलवानों का मामला देखिए, अब बृजभूषण पर आरोप भी सिद्ध हो गए, जांच पर वो दोषी भी निकल आए, परंतु अभी भी बार है इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मानसिकता यही है कि किस प्रकार महिलाओं को प्रताड़ित किया जाए। कई बार प्रदेश के मुखिया भी महिलाओं के वस्त्रों पर, महिलाओं के चरित्र पर प्रश्न उठाते रहे हैं। ये उनकी मानसिकता है और इस मानसिकता से प्रदेश की महिलाएं, माताएं, बहनें दुखी हो रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरा सवाल ये था कि आपने समर्थन किया था साथ देने के, आज भी समर्थन करें तो साथ कितना दिया? क्या साथ दे? क्या वो कह रही थी मैं अकेली पड़ गई, मेरे साथ कोई नहीं नहीं, वो ये कह रही है। बहन को कोई ग्रीवियंस है हमें बताएं, हम साथ करेंगे। तो आप बातचीत करो ना, वो ये कह रही है मेरे साथ करेंगे। आपने बताया कि उन्होंने ऐसी बात कही, हम करेंगे बात। आपने प्रश्न पत्र तैयार कर रखा है खट्टर साहब का अंदर। तो तीसरा सवाल आपका है कि 9 साल के कार्यकाल में प्रॉपर्टी आईडी और नगर निगमों में व्यापक भ्रष्टाचार पे अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? ये सरकार तो पारदर्शी सरकार है, दावे करने लग गई है। इतने पोस्टरी इश्तिहार लगे पड़े हैं, अखबारों में देखो, टीवी चैनलों में देखो, कहाँ देख लो, पारदर्शी सरकार को आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं। विक्की भाई, मुझे नहीं पता आप उनको सर्टिफाई क्यों कर रहे हैं। स्वयं पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने स्वयं माना कि हम नगर निगमों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्क्वाड, एक टीम गठित कर रहे हैं जो नगर निगमों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगी। यह बात स्वयं 9 वर्षों बाद मुख्यमंत्री को याद आ रही है। एक कंपनी, याशी कंपनी, जो लगातार मूल रिकॉर्ड से, प्रॉपर्टी आईडी के मूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर रही है, आए दिन वो जनता के मूल रिकॉर्ड्स को बदल कर, तरह तरह के प्रपंच रचकर जनता को दुखी करती है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, फिर भी उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों हो रहा है? यही हमारा प्रश्न है कि नगर निगम में पीछे 10 लाख रुपए की रिश्वत, भारी रिश्वत, रोहतक में एक अधिकारी थे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर थे, पता नहीं वो पकड़े गए थे। सरकार कहां सोई है या सरकार के लोग इसमें शामिल हैं? इससे साफ स्पष्ट है इनको बड़े बड़े अकाउंट का संरक्षण था। ये नेता, ये मंत्री, ये अधिकारी सब मिले हुए थे और बिना मुखिया की कंसेंट के ऐसी कोई फौज नहीं हो सकती जो अपने सेनापति के बिना किसी पर हमला कर सके। वैसे ही कोई नेता, मंत्री, अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता जब तक उसके मुख्यमंत्री की कंसेंट ना। तो बड़े बड़े वो आका कौन है जिसका आप जिक्र कर रहे हो? बड़े बड़े आका होगा इसमें आता कौन है? वो बड़े आका स्वयं रोहतक के सांसद ने बताया, स्वयं रोहतक के सांसद ने मुख्यमंत्री के मंच से बताया 350 करोड़ की अमृत योजना की लूट की है, पूर्व मंत्री उसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए थे। ये आप लोगों को प्रश्न उठाना चाहिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सांसद तो कह रहे हैं कि मैंने तो भ्रष्टाचार ना इसलिए वो बातें करी, पूरे सांसद तो मुकर गए। ये तो सेटिंग और बैटिंग की है, उनकी कोई बात बन गई होगी या कोई मेल जोल, तो क्या सेटिंग बैटिंग उनका चरित्र जनता के सामने आ गया। इसका मतलब जो स्वयं उनके शब्द थे पहले कि ये लूट हुई है, आज सांसद पद जैसा जिम्मेवार पद था, वो उन्होंने उस पद को भी कलंकित किया। तो उनकी सेटिंग क्या हो सकता है, ये वही बता सकते हैं क्या सेटिंग। आपको उस टाइम सबूतों का भी बता रहे थे कि सबूत वहां मिल गए, आपको क्या लग रहा है? मोहित जी, मुझे एक बात बताइए, आज आप एक ईमानदार पत्रकार हैं, जिम्मेवार, आज आप कोई फैक्ट रखते हैं किसी के सामने तो बड़ी बारीकी से सोच समझ के रखते हैं। सांसद जो कम से कम 17.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्यमंत्री के सामने मंच पर वो 350 करोड़ की लूट की बात करता है और पूर्व मंत्री पर आरोप लगाता है, तो बिना फैक्ट के लगा दिए। ऐसी बचकाना हरकत वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं कि उनकी सेटिंग और बैटिंग क्या हुई। चौथे सवाल की बात करें, पीडब्ल्यूडी में आपने भ्रष्टाचार की बात की, बिजली विभाग का आपने जिक्र किया।
हरियाणा सरकार तो ये कह रही है कि पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधायकों को 25 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कर दिए कि वो अपने सड़कों के जाल लेके आए हमारे पास। 25 करोड़ रुपए हर विधायक को दे रहे हैं और अपनी सड़कों को ठीक करवाए। तो इसमें भ्रष्टाचार अब पिछले 8 महीने से 2 बार कैबिनेट में 23 विधायक 25 करोड़ रुपए का लाभ ले भी चुके हैं, ये मुख्यमंत्री का कहना है। आप कहाँ के रहने वाले हो? रोहतक। रोहतक के चारों तरफ भूमि, क्या आपको सड़कें दिखती हैं? 1.5 फुट तक गहरे गड्ढे हैं, 2-2 फुट तक। कहाँ है वो 25 करोड़ पे? वो पाइपलाइन में ही रहेंगे। ये केवल और केवल घोषणाओं की सरकार है, बेवकूफ बनाने की सरकार है। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक शगुफा, एक जुमला दिया था देश की जनता को 15 लाख रुपए देने का, वो आज तक नहीं पहुंचा। वैसे ही आज आप देखिए, आज भी हल्की सी भी बारिश हो तो रोहतक भर जाता है। आज पूरा हरियाणा भरा हुआ है। स्वयं प्रदेश के गृह मंत्री को अपने घर में नाव पे जाना पड़ रहा है। या क्या यही विकास है? आज सड़कों की बात करें, और मेरे चौथे सवाल में बिजली बिलों का भी जिक्र किया गया है। लगातार 3 वर्ष तक बिजली बिलों में सेस लग के आता रहा है, नॉन एनर्जी चार्जेस, जिसका अता पता नहीं है वो सरकार क्यों ले रही है, किस लिए ले रही है, किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है। एक बिजली कनेक्शन लिया है किसी ने तो सरकार ने उसको मजबूर कर दिया कि वो गुंडा टैक्स इस प्रदेश की सरकार को दे। सरकार ने आज तक उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसीलिए हमने ये स्पष्टीकरण, ये प्रश्न प्रदेश के मुखिया से पूछा है कि आप इस पर स्पष्टीकरण दो कि बिजली बिलों में क्यों इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग में क्यों इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना भारी भरकम टैक्स वसूलने के बाद भी आपने हरियाणा की जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं नहीं। लवलीन जी, आप अखबार पढ़ते होंगे, रोहतक में जो अखबार छपता है उस अखबार में छपता है कि निगम के द्वारा करोड़ों रुपए लगा दिए, शहर में बरसाती पानी नहीं भरेगा, फिर वो करोड़ों रुपए कहाँ? ये तो वही बता सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कहाँ? वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और कुछ नहीं। अगर में ऐसा कौन भ्रष्टाचारी है कि जहाँ भी नाम आता उसका आपके रोहतक भ्रष्टाचारी कौन है? वो आपको मैं एक बात बताऊंगा। आप अपने मकान बनाते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं तो लगा हुआ दिखता है कि हाँ ये बिल्डिंग बन गई, 10 लाख का बाथरूम बन गया, 5 लाख का कमरा बन गया, 10 लाख का फर्नीचर आ गया। हजारों करोड़ पे रोहतक में आए, कभी 1200 करोड़ की बात करी, कभी 1000 करोड़ की बात करी। क्या आपको लग रहा है कि आज हजारों करोड़ पे रोहतक पे लगे या लाखों करोड़ पे हरियाणा पे लगे? कहीं आपको दिख रहा है विकास नाम की कोई चीज? आज लबालब हर सड़क भरी है पानी से, गड्ढों से लती पड़ी है सड़कें। आप सरकारी स्कूलों में जाएं तो वहां बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, प्रदेश में इलाज नहीं है। रोहतक की बात करूं तो पीजीआई होते हुए जिसका 500 करोड़ रुपए बजट है पर साल का, आज 350 प्राइवेट अस्पताल खुल गए। कम से कम 40 प्राइवेट सिटी स्कैन की मशीनें लगी हैं। आपने इलाज का हॉस्पिटल का जिक्र कर दिया। सरकार तो करे गरीबों को हम आयुष्मान कार्ड फ्री इलाज होगा 5 लाख तक का। केवल कार्ड है, ये तो जनता ही बता सकती है। आप कैमरे वाले लोग हो, माइक वाले लोग हो, जनता से जाकर पूछो जरा क्या लाभ मिलता है। आपके पास पांचवें सवाल पे चले हैं। 5वां सवाल आपका शिक्षा ने लेके है। आपका सवाल 5वां प्रश्न पत्र में 9 साल में हरियाणा के बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल नहीं मिले। भाजपा सरकार ने 115 स्कूल बंद कर दिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में सरकार ने हजारों बच्चों को टैबलेट बांटे हैं। और कौन से टैबलेट बांटे हैं सरकार ने? बताइए आप कहाँ बांटे हैं? केवल घोषणाओं में पड़ी है चीजें। 115 सरकारी स्कूल बंद किए, ये सारा मीडिया जानता है। उसमें सापला गढ़ी किलोई का भी एक स्कूल था। ऐसे 115 स्कूल पूरे हरियाणा में बंद किए गए। सरकारी स्कूलों के आज वो हालात हैं, और ऊपर से सरकार एक योजना लाई थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा बच्चा तो 1100 रुपए सरकार देगी, और अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। ये क्या मानसिकता है, ये क्या सोच है सरकार की कि अगर सरकारी स्कूल में जाओ तो फीस दो, प्राइवेट में जाओगे तो सरकार पैसे देगी। इसके पीछे स्पष्ट है हरियाणा की यह सरकार या मनोहर सरकार चाहती है सरकारी स्कूलों को बंद कर दे और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे।
दिल्ली के मॉडल देखिए आप, दिल्ली में शिक्षकों को आयरलैंड, पोर्टलैंड, कहाँ अमेरिका तक हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा है। और आज दिल्ली के स्कूलों के रिजल्ट देखिए, 5 स्टार स्कूल बने हैं, स्विमिंग पूल स्कूल तक बने हैं, स्टेडियम तक स्कूल में बने हुए हैं, लॉन टेनिस के। उसके बाद हरियाणा सरकार कह रही है कि हरियाणा का रिजल्ट अच्छा है। ये कहने से क्या होता है, कंपेयर करके देखें। आप किसी भी नेता को ले आएंगे, सरकार के किसी भी मंत्री को, मैं दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूँ, आप हरियाणा का सबसे अच्छा स्कूल और दिल्ली का एक आम स्कूल आप कंपैरिजन कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, रिजल्ट की बात हो रही है। रिजल्ट तो आप कंपेयर कर लिए, कोई डाटा है उनके पास, कोई डाटा है उनके पास। अगली बार डाटा पे बात ले आके बात अगला सवाल जो आपने कहा कि हरियाणा में जो भर्तियां होती हैं उनमें पेपर लीक हुए, 40 के करीब पेपर होगा, आपने जिक्र किया। तो कह नहीं रहा, ये तो उनका आपके सामने है सब। लेकिन सरकार ये कह रही है कि पेपर लीक करने वाला को पकड़ा ही हमने। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि 700 के करीब जो पेपर लीक करने वाले लोग थे, शायद 773 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। वो लोग पुरानी सरकार से लगे हुए थे, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया। मोदी जी, कमाल की बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 773 लोग पकड़े गए जी। 9 साल तक इतने भारी रैकेट चलते रहे, जो नौजवानों के हकों को खाते रहे, जो ईमानदारी से जो लोग मेहनत करते रहे, गरीब परिवारों के, आम आदमी के बच्चे थे, वो लोग उनको उनका हक मारते रहे ये लोग। सरकार अब तक कहाँ थी? अब सरकार मान रही है ये हुआ, तो दोषी कौन हुआ? सरकार हुई, सरकार के मुखिया हुए, सरकार में बैठे अधिकारी हुए। आप देखिए पीछे भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी, एचपीएससी अधिकारी थे, उनके कार्यालय में भारी करोड़ों रुपए की रकम मिली थी, खुद पकड़ा इन्होंने। और आज वो कहाँ है? कोई दोषी नहीं, उनके आकाओं ने उसको बचा लिया। वो आका कौन है जो इनको बचा लेता है? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की जनता को बताओ, ऐसा क्यों हुआ, किसने किया? आपसे ये जनता जवाब चाहती है। सरकार तो ये कह रही है कि बिना पर्चे खर्चे के 9 साल में टकाटक नौकरी मिल रही है, जो मेरिट में है उसको नौकरी दे, ना पर्चे की जरूरत ना खर्चे की जरूरत। सर, ये पर्ची और खर्ची पर्दे के पीछे चलती है। कांग्रेस सरकार में सामने चलती थी, भाजपा में पर्दे के पीछे चलती है। अगर ईमानदारी से काम हुआ होता तो ये स्थिति ना होती हरियाणा के नौजवान। अगला सवाल प्रश्न को उत्तर में किसानों ने लेके है कि इन 9 वर्षों में किसानों और कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का आनंद आया, उन पे प्रकटता हुई, लेकिन सरकार कह रही है इस तरीके के आंदोलनों की जरूरत क्यों पड़ी? भावांतर योजना सरकार देने लग रही, सबसे ज्यादा एमएसपी फसलों पे एमएसपी जो है वो हरियाणा सरकार देने लग रही, उसके बावजूद भी आंदोलन की क्या जरूरत है? आंदोलन की जरूरत क्या है? किसान लोग पागल हैं जो सड़कों पर उतरेंगे, सुबह दिन रात भूखे बैठ के एमएसपी की मांग करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, आपकी भावांतर योजना, आपका बीमा अगर इतना कामयाब होता, इतना सक्सेस होता, तो इस प्रदेश का किसान अपने सर नहीं फुड़वाता, इतनी जाने ना जाती। ये लोग केवल और केवल घोषणाएं करते हैं, उस पर काम नहीं करते। आज प्रदेश का कर्मचारी कितने दिनों से ये क्लर्क अपनी मांगों को लेकर रोड पर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के लोग तो कह रहे मुख्यमंत्री से मीटिंग का आश्वासन दे दिया, ओएसडी से हमने मिल लिया, आश्वासन दिए, उसका निवारण नहीं हुआ। कई दिनों तक पीछे जितने भी कानून लाई ये सरकार, उसको वापस लेना पड़ा। चाहे डॉक्टर्स के लिए फीस का कानून लाई थी, उसको भी वापस लेना पड़ा। आप देखिए इस प्रदेश की यूनिवर्सिटीज को उन्होंने प्राइवेट होने की राह पर कर दिया था, उनका सारा बजट छीन लिया था, उनको कह दिया था तुम अपने खर्चे खुद चलाओ। कई महीने, 3-4 महीने तक वहाँ के कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिली थी, उन्होंने उधार उठा कर घर चलाए। ये सरकार आम जनता के दुख दर्द पीड़ा को नहीं समझती, केवल और केवल कागजों की सरकार है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर ये सरकार कह रही है हमने इतना कुछ कर दिया, तो कर्जा कैसे बढ़ रहा है? लगातार हरियाणा की जनता कर्ज में डुबोई जा रही है। आज 150 दुष्यंत जी कह रहे हैं तो कर्जा उतार रहे हैं। कौन सा कर्जा उतार दिया बताइए? वो तो अपने कर्जे उतार रहे हैं। आज पूरे प्रदेश को पता है किस तरह तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना पैसे के तहसीलों में रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। आप एक बारी लाइव चले जाइए कैमरा लेके, आपको पता चल जाएगा। दिल्ली की
बात करें और अगला सवाल आपका 8 नंबर का है कि हजारों योग्यता प्राप्त विधवा बुढ़ापा पेंशन जो है बुढ़ापे पेंशन वाले उनकी पेंशनें काट दी गई, लेकिन हरियाणा सरकार ने सारे स्टेटा के ऊपर उठ के विधुर की पेंशन बना दी, रंडे की पेंशन बना दी। इस तक और के विकास चाहिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो जरूरतमंद लोग हैं ये पेंशन स्कीम क्यों लागू की गई? जो जरूरतमंद है वो अपनी जीविका चला सके। आज अगर कोई विधवा माँ है, विधवा बहन है, उसकी जीविका उस पर डिपेंड हो चुकी है। अगर उसकी बिना किसी कारण बताए उसकी महीनों तक पेंशन नहीं आई तो कैसे अपना घर चलाए? ऐसा एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। कैंप में नीलम नाम की एक हमारी बहन है, योग्य होते हुए विधवा बहन है, आज 1 साल 2 महीने से उसकी पेंशन नहीं आई। वो गई थी मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी ने 2000 का नोट दिखा के उसको आज तक उसकी पेंशन का निवारण नहीं हुआ। ये सिर्फ बातें हैं, बातों की सरकार है, बातें मारते हैं और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना RSS वाले और बीजेपी वाले सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते। टूटे जैसा मुख्यमंत्री चंडीगढ़ बैठ के रहते हैं, एक क्लिक में चाहे बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, एक क्लिक में बना देती है हमारी चिंता ना कर मोहित भाई, ये एक क्लिक में मनोहर लाल की भी पेंशन बनेगी 2024 में। अच्छा, तो आपने ये जो 9वां सवाल है आपका, 9 साल के कार्यकाल में SC और SC वर्ग के लिए उचित निर्धारण के वायदे को पूरा नहीं किया। वो क्या था वो वायदा जो मुख्यमंत्री भी आप कह रहे हैं उन्होंने पूरा नहीं किया? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कह रहे हर मतलब सबका साथ और सबका विकास करें हमने। देखिए, बाबा साहेब ने इस देश के अंतिम वंचित व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान बनाया और इस संविधान ने ताकत दी कि पिछड़े लोगों को एक मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया जाए। SC और SC वर्ग 2014-2019 के अंदर भाजपा की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लाया था कि जो लोग इस लाभ से छूट रहे हैं उनको SC और SC वर्ग का उचित निर्धारण किया जाएगा। जो दलित पिछड़े को सही लाभ नहीं मिल रहा उसको लाभ कैसे मिलेगा, इसका उचित निर्धारण किया जाएगा। आज 9 वर्ष बीत गए, आज भी जो लोग वंचित हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहे, बल्कि उन्हीं लोगों को लाभ मिल रहे हैं जिनको पहले मिल रहे थे। ये लड़ाई आज तक जारी है, सरकार ने अपना वादा आज तक पूरा नहीं। दिल्ली का जिक्र बड़ा हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हथनीकुंड बैरेज के ऊपर सवाल उठाया कि वहां से पानी आता, दिल्ली के अंदर पानी भर गया, वहां से पानी आता दिल्ली जाता, पानी दिल्ली से आके भी चला जाएगा, दिल्ली में कोई रोकड़ वाला खड़ा के दिल्ली में रोक। सवाल यो थोड़ा सा और बढ़ा दूं मैं, जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है तो हरियाणा की जिम्मेदारी, अब बाढ़ आ रही है तो भी हरियाणा पर जिम्मेदारी गिर दी और सरकार हरियाणा बढ़ाने की बात दिखने लग रही, मतलब ऐसे दोषी ठहरा के, तो पब्लिक कैसे विश्वास करेगा? देखिए, अरे हरियाणा कैसे जिम्मेदार हो गया दिल्ली की बाढ़? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, ये एक ही स्टेट लगभग पुराने हम लोग निकले हैं। तो सरकारों को ये सोचना चाहिए कि एक दूसरे के कोऑपरेशन से सरकारें चलेंगी। हर छोटी चीज के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गाली निकालते हैं, दोषी ठहराते हैं। हमने तो सिर्फ इतनी सी बात कही है कि दिल्ली एक छोटी स्टेट है, दिल्ली देश की राजधानी है, अगर ये रुक गई तो देश का विकास रुक जाएगा। आपको अगर पानी छोड़ना है तो यूपी उसकी उचित व्यवस्था करे ताकि वो यमुना के माध्यम से पानी आगे जा सके, परंतु यूपी उचित व्यवस्था, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है या यहाँ भाजपा की सरकार है हरियाणा में, तो यूपी उचित व्यवस्था नहीं कर पाता, परंतु हरियाणा दिल्ली के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहता। केजरीवाल साहब ने इतनी ही बात कही है कि हरियाणा हमसे कोऑपरेट करे। दिल्ली देश का मुकुट है, दिल्ली देश की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, अगर दिल्ली रुक गई तो देश का विकास रुक जाएगा। सवाल यहाँ ये है, जब यूपी दिल्ली को कोऑपरेट नहीं कर रहा तो हरियाणा कैसे हो गया? हरियाणा का क्या दोष है? कोऑपरेट नहीं कर रहा तो यूपी नहीं कर रहा, योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहा, मनोहर लाल का हरियाणा का क्या दोष है? मैंने मोहित जी यही बात कही कि अगर दिल्ली रुक गया तो देश का विकास रुक जाएगा। अगर हरियाणा एक्स्ट्रा
मीट्रिक टन पानी छोड़ता है वो आगे नहीं जाता, यूपी नहीं कोऑपरेट करता, तो इसमें हरियाणा को कोऑपरेट करना चाहिए किसी तरह दिल्ली का बचाव करना चाहिए। इसी तरह का बचाव भजन लाल जी ने ट्रेन नंबर 8 खुलवाई थी उस समय, पुराने समय में दिल्ली बचाई थी ताकि दिल्ली में पानी ना बहे। हमने उनसे केवल सहयोग मांगा। अब ये उस पर भी राजनीति करेंगे तो मैं इस पे बात नहीं कह सकता। ये लवलेट टुटेजा है। 9 सवाल जो मुख्यमंत्री जी से ये पूछने के लिए इन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जो है तैयार किया था, सवालों का जो पत्र था वो तैयार किया था। वो 9 सवाल हमने इनसे पूछे, उसके बारे में चर्चा की, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं वो प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो है वो भी अपनी प्रतिक्रिया जो है इसके ऊपर रखेंगे। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी आने हैं, वो रोहतक में देखते हैं। उन्होंने कहा अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम विरोध भी करेंगे। विक्की मेरे साथ लगातार